वेलकम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आप बार बार कह रहे थे कि भाई केवीएस 2023 की तैयारी के लिए आपको चाहिए टाइम टेबल के लिए एक पूरा बना हुआ एक मतलब कंप्लीट एनालिसिस चाहिए कि भाई क्या कुछ होता है टाइम टेबल में, क्या क्या उसकी भाई ज़रूरतें हैं, असल में टाइम टेबल होता ही क्या है, कौन से वेरियस प्रिंसिपल्स हैं, वो आज सभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं किसको, टाइम टेबल को। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टाइम टेबल को फ्रॉम केवीएस पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं भैया, मेरे बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं भाई, सबसे पहले टाइम टेबल या समय सारणी एक्चुअल में होती ही क्या है। वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी टेक्निकल बातें थोड़ी सी जान लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है भाई, ये इसके अंदर क्या दिया जाता है, टाइम एंड प्लेस ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। जी हाँ, यहां पर आपको समझना है कि हमारा जो कंप्लीट टाइम टेबल होता है उसके अंदर हमारी जो भी करिकुलर एक्टिविटीज होने वाली हैं और उसी के साथ साथ जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, मतलब हम कहें भाई पाठ्यचर्या और सह पाठ्यचर्या गतिविधियों का समय और स्थान इसके अंदर बताया जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में इसमें क्या होगा, अंडर हुज सुपरविजन, इसमें यह भी बताया जाता है कि भाई कौन सा जो कंसर्न्ड टीचर है, ठीक है जी, कौन से जो टीचर है उनके सुपरविजन में ये कार्य होगा। अगर करिकुलर एक्टिविटीज हैं, ठीक है, मतलब कि भाई जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी जो क्लासेज लगनी है वो किसकी होंगी। और वहीं यदि को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, सपोज गेम्स हैं, या फिर भाई कोई मतलब हम कहें कि भाई आर्ट एंड क्राफ्ट है, ठीक है, या कोई भाई गीत संगीत का कार्यक्रम है, उस सभी का क्या होगा भाई, टाइम एंड प्लेस बताया जाएगा। और प्लस में जो कंसर्न उनके टीचर रहेंगे उनके बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है जी। तो मतलब कहने का ये है कि जो एक टाइम टेबल होता है वो एक कंप्लीट खाका देता है एक प्रोग्राम का कि भाई कैसे होगा पूरा सिस्टम। ये दिन का भी होता है, साल का भी होता है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके ऊपर चलते हैं फटाफट से। पहली बात हम बात कर लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल, ठीक है। समय सारणी का महत्व क्या है भाई, समय सारणी बना तो ली, ठीक है, या बनाए तो क्यों बनाए, ठीक है। तो चलिए भाई क्यों बनाए। पहली बात क्या है, इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। देखिए जब हम एक मैनेज्ड वे से काम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा समय भी बचता है और उससे हमारी एनर्जी भी बचती है। आपको ही पता है इस बात का कि भाई यदि एक प्रॉपर स्केड्यूल होगा कि भाई पहले ये क्लास होगी, उसके बाद ये क्लास होगी, उसके बाद ये क्लास होगी, उसके बाद ये क्लास होगी, आफ्टर दैट रिसेस होगा, ठीक है, उसके बाद में हम कोई भाई ये क्लास रहेगी, उसके बाद में हम उसका कोई गेम पीरियड कर दें, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का कर दें, ठीक है, तो वो क्या होगा, उससे हमारा टाइम और एनर्जी बचेगी। आफ्टर दैट इट एंश्योर्स ऑर्डरली वर्क, जैसा कि अभी मैंने कहा कि भाई जो पूरा कार्य है वो कैसे चलेगा, एक ऑर्डर में चलेगा, एक सुनिश्चित जो है व्यवस्थित कार्य जो है चलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, इट एंश्योर्स राइट एलोकेशन ऑफ टाइम फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जी हाँ, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं सभी को महत्व दिया जाएगा उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, ठीक है। सेकंड थिंग क्या, उनकी जो भाई कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ है, कौन सा सब्जेक्ट कंपैरेटिवली कम टफ है, किसके ऊपर ज़्यादा कार्य करना है, किसके ऊपर कंपैरेटिवली कम करना चाहिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, सभी सब्जेक्ट्स को, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग विषयों के लिए समय का सही आवंटन सुनिश्चित करता है, ठीक है जी। टाइम टेबल से ही तो पता चलेगा ना, पता चले भाई रोज मैथ की क्लास चलती जा रही है, ठीक है, रोज हिंदी की क्लास चलती जा रही है, एक टीचर है वो लगे पड़े हैं, दूसरे टीचर नहीं कर रहे, तो यहाँ से ये भी चीज होती है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस आ जाएगी भाई, इट एंश्योर्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग टीचर्स। जी हाँ, जिसका जो कार्य है वो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसके द्वारा, ठीक है जी, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद यदि हम बात करें, इट डेवलप्स रेगुलरिटी एंड अलर्टनेस इन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इससे क्या हो जाएगा, एक रेगुलरिटी आ जाएगी कि भाई आपकी अगर डेली जो क्लास लगनी है, सपोज हिंदी की क्लास लगनी है, तो वो डेली आपकी क्लास लगेगी ही लगेगी, इससे इस टाइम तक लगेगी, एंड अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से जो टीचर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या कर सकते हैं, अपना जो है एक मेंटल प्रिपरेशन कर सकते हैं, या जो अपना कार्य है उसको पहले से ही प्रिपेयर करके तैयार होके जा सकते हैं कक्षा में इसके द्वारा, ठीक है। आफ्टर दैट इट हेल्प्स टू मेंटेन डिसिप्लिन। और सीधी सी बात है भाई,
अगर एक अच्छा टाइम टेबल होगा तो उससे क्या होगा, डिसिप्लिन भी बना रहेगा, डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। ठीक है जी, भाई जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डिसिप्लिन से रहेंगे कि भाई अब इंग्लिश के टीचर आने वाले हैं, है ना, उसके बाद क्या भाई मैथ्स के टीचर आएंगे, ठीक है, तो वो क्या है रहेगा। सेकंड थिंग, जो टीचर्स हैं उनमें भी डिसिप्लिन बना रहेगा कि भाई आपकी इतने घंटे की क्लास है, ठीक है, या फिर इतने मिनट्स की क्लास है, तो वो उसके हिसाब से ही कार्य करेंगे। तो भाई ये क्या होगा, ये डिसिप्लिन को मेंटेन करने में भी सहायक है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं, आपको रहना है इनके लिए तैयार। इन सभी पॉइंट्स को आप समझ के चलेंगे, इजी चीजें हैं परंतु फिर भी एक बार देख लेना आवश्यक है। आगे चलते हैं भाई फटाफट से, जैसा कि मैंने कहा टाइप्स ऑफ करिकुलम, सॉरी टाइप्स ऑफ टाइम टेबल। ठीक है जी, तो भाई टाइम टेबल के जो अलग अलग टाइप्स हैं वो कौन से होंगे, कौन से प्रकार होंगे। ठीक है, यहां पर हम 6-7 प्रकार की बात करेंगे, समझ के चलते हैं भाई कौन से होंगे। सबसे पहले जो होगा हमारा, उसको हम कहेंगे कंसोलिडेटेड, नाम को याद रखना है, ठीक है, जनरल या मास्टर टाइम टेबल। ठीक है जी, हिंदी में अगर कहें तो समेकित, सामान्य या मास्टर टाइम टेबल यदि हम कहें तो इसमें क्या होगा, प्रतिदिन पूरे स्कूल का कार्यक्रम, मतलब पूरा स्कूल कार्यक्रम जो होगा वो इसके अंतर्गत आता है। और ये मेनली क्या है, प्रिंसिपल के पास भी होता है। ठीक है जी, मतलब भाई पूरे स्कूल में क्या क्या होना है, कौन सी एक्टिविटीज होनी है, हर क्लास का, हर टीचर का, जिसके अंदर पूरा एक प्रोग्राम दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मास्टर टाइम टेबल, है ना। मास्टर का मतलब मास्टर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्लास टाइम टेबल। ठीक है, ये तो देखिए भाई पूरे स्कूल का था। इसके बाद क्या होगा भाई, क्लास टाइम टेबल, कि भाई पर क्लास, भाई 6th क्लास है, उसके अंदर पहला पीरियड कौन सा, दूसरा पीरियड कौन सा, तीसरा कौन सा, वो वाला जो रहेगा। ईच क्लास ईच सेक्शन, है ना, हर क्लास और हर सेक्शन के बारे में होगा। उसके बाद इसके अंदर जो ब्रेक्स होंगे कि भाई कितनी मिनट्स का हो सकता है, हम क्लासेस के बीच में भी ब्रेक्स दे रहे हो, या फिर हम है रिसेस जो है वो कर रहे हो। ठीक है, गेम का टाइम कौन सा होगा, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में होंगी, हमारे क्लास टाइम टेबल के अंतर्गत बताई जाती हैं। आफ्टर दैट टीचर्स टाइम टेबल। अब भाई इस बात को तो समझिए कि भाई ये तो क्लास के हिसाब से है, मतलब बच्चों के हिसाब से होगा भाई 6th क्लास का ये टाइम टेबल, 7th का ये टाइम टेबल, परंतु टीचर के हिसाब से कैसे टाइम टेबल बनेगा कि भाई जैसे कि भाई एक टीचर है वो 6th में ही पढ़ाते हैं, वो 7th में भी पढ़ाते हैं, 8th में भी पढ़ाते हैं, मान के चलते हैं। ठीक है, तो भाई आपका जो पहला पीरियड होगा वो 8th क्लास में रहेगा, सेकेंड पीरियड होगा वो आपका कहाँ पे रहेगा, मान लो 7th क्लास में हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका एक पीरियड खाली है, उसके बाद में फिर आपका 6th क्लास में होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि वो क्या कहलाएगा, टीचर्स टाइम टेबल, जिसमें टीचर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, मतलब ये हर टीचर का अलग अलग टाइम टेबल होगा, है ना, प्रत्येक शिक्षक का अलग अलग टाइम टेबल होगा भाई, डेली का होगा। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आ गया भाई, गेम्स टाइम टेबल। ठीक है जी, भाई खेलों का भी टाइम टेबल होता है फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप का मतलब यहां पर क्या है कि भाई जैसे कि आप मान के चलते हैं भाई 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो ये गेम खेलते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे हैं भाई बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ बच्चे हैं क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे हैं फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स के हिसाब से क्या होगा, हमारे अलग अलग टाइम टेबल रहेंगे। ठीक है, क्लास के हिसाब से भी ग्रुप बना सकते हैं, गेम के हिसाब से भी ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो भाई पर्टिकुलर एक विशेष समूह के लिए हमारा क्या रहेगा, गेम्स का टाइम टेबल होता है अलग से। ठीक है, आफ्टर दैट हम बात करेंगे वैकेंट पीरियड टाइम टेबल। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें बीच में वैकेंट पीरियड देना पड़ जाता है, तो उस वैकेंट पीरियड में क्या करेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात, कक्षा में कौन से पीरियड को हम वैकेंट रखने वाले हैं, वो भी इसमें रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वैकेंट पीरियड टाइम टेबल। क्लियर। आगे अगर हम बात करें तो को करिकुलर एक्टिविटीज टाइम टेबल। ठीक है जी, को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि भाई आर्ट क्राफ्ट का हो गया, ठीक है जी, गीत का हो गया, सपोज संगीत वगैरह का, म्यूजिक का हो गया, है ना, डांस का हो गया। ठीक है, या कुछ हम और कोई को करिकुलर एक्टिविटी करवा रहे हैं, है ना, कोई चर्चा करवा रहे हैं बच्चों की। ठीक है, तो उन सभी का भी एक अलग से टाइम टेबल होता है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की समय सारणी होती है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, होमवर्क टाइम टेबल। ठीक है जी, गृह कार्य समय सारणी। गृह कार्य समय सारणी का मतलब क्या है, जहां पर टीचर सजेस्ट करते हैं। ठीक है भाई, जब आप घर पे चले जाओगे
ठीक है, तो आपको लगभग इतने घंटे इसको देना चाहिए, इतना घंटा इसके लिए पढ़ना चाहिए, होमवर्क है आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो वो जो है ये जो होगा ये क्या होगा, अगेन याद रखेंगे ये सजेस्टेड होगा। ठीक है, बच्चों को भाई सजेशंस भी तो चाहिए ना। ठीक है, कि भाई अपने आप से बच्चा हो सकता है भाई ना कर पाए, अपना टाइम टेबल बना पाए, तो भाई जो भी आप स्कूल में होमवर्क दे रहे हैं वो कैसे करना चाहिए बच्चों को, या कैसे वो फिजिबल हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, होमवर्क टाइम टेबल। यहां तक बात ठीक है। आगे चलते हैं, अब समझ लेते हैं किसके बारे में, प्रिंसिपल्स। जी हाँ, जो हमारा टाइम टेबल होता है ना, उसके कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल होते हैं जिनको हमें मानकर चलना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है भैया, हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन का मतलब है कि आपको हर सब्जेक्ट को प्रत्येक विषय को लेकर चलना है। आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैथ्स आपको मुश्किल लगता है तो भाई केवल मैथ्स की क्लासेज करवा देते हैं। ठीक है, या कोई आप गेम्स का पीरियड रखें ही ना कि भाई मुझे तो सिर्फ यहाँ का विकास करना है। ठीक है, आप भाई गेम्स वगैरह को छोड़ दें या को करिकुलर एक्टिविटीज़ को छोड़ दें। तो भाई सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, कि भाई आप जो है विभाजित करेंगे किसको, सब्जेक्ट के हिसाब से अपने टाइम टेबल को। ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है जिसको हमें मानना चाहिए। आफ्टर दैट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है जी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई कई बार क्या होता है कि जो हम सोचकर चलते हैं वो चीज़ें नहीं होती हैं, या उससे बेटर भी हो सकती हैं। तो मतलब ये रिजिड नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि भाई हम उसके हिसाब से चीज़ों को समझ सके, उसके हिसाब से हम चीज़ों को डील कर सके। ठीक है, एज पर सिचुएशन हम चीज़ों को लेकर चल सके। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक चीज को और समझेंगे भाई, यहाँ पे लिखा है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी में क्या हो जाता है कि मान के चलिए भाई दिल्ली है। ठीक है, जो दिल्ली के बच्चों का जो टाइम टेबल है, क्या एग्जैक्टली वही टाइम टेबल राजस्थान के बच्चों का हो सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए ताकि हम जो लिमिटेशंस है उनको दूर कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि भाई दिल्ली में आप क्या है, अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में गार्डनिंग रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं भाई फ्लेक्सिबिलिटी को लेके। ठीक है, हम गार्डनिंग रख सकते हैं भाई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या हम जैसलमेर में गार्डनिंग रखेंगे, शायद नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पानी की पहले ही बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि भाई जो भी इसकी लिमिटेशंस होती हैं उनको हम पूरा करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत हम लेके चलते हैं। आगे देखते हैं भाई क्या है, रिक्रिएशन। अब देखो भाई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको मनोरंजन करवाना भी जरूरी है। तो आपको क्या है, एक प्रिंसिपल को समझना है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन है ना, मतलब मनोरंजन का सिद्धांत, कि भाई आपको कुछ ना कुछ ऐसा मनोरंजक भी रखना चाहिए ताकि बच्चे को स्कूल में आना बोझ ना लगे, उसको लगे कि यार स्कूल तो बड़ी मस्त जगह है, वहाँ तो जाना ही चाहिए। ठीक है, तो मतलब कहने का रिक्रिएशन का भी एक प्रिंसिपल। आफ्टर दैट प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन, अभ्यास तथा संशोधन का या रिवीजन का, आप समझ रहे हो ना, रिवाइज करना चीज़ों को। उसके लिए भी हमें क्या है, टाइम देना चाहिए जब हम टाइम टेबल बनाते हैं उस समय पर, ताकि बच्चे जो उन्होंने सीखा है उसको वो प्रैक्टिस कर सके, उसको वो रिवाइज कर सके। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में क्या, प्लानिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या है यहाँ पर भाई कि हमारा जो भी टाइम टेबल हो वो प्लान्ड होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि भाई आज मेरा मन ये कर रहा है चलो ये करा देते हैं, आज मेरा मन ये कर रहा है चलो ऐसा टाइम टेबल बना देते हैं, है ना। आज मेरी लड़ाई हो गई है इंग्लिश वाले सर से तो चलो इंग्लिश की क्लास हटा देते हैं, मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं मैथ्स वाले सर, चलो उनकी क्लासेस लगा देते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा ना हो, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फटीग। ठीक है, अब हमें यह भी समझना है कि जब बच्चा सुबह सुबह आता है, जब बच्चा कक्षा में सुबह सुबह आता है तो उस टाइम पे वो बिल्कुल फ्रेश होता है, सुबह घर से नहा धो के बढ़िया खाना वाना खा के तब आया। ठीक है, लेकिन जब धीरे 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 5 घंटे हो जाएंगे, 4.5 5 6 घंटे हो जाएंगे तो बच्चा थकना भी शुरू कर देता है। ठीक है, तो उस थकान के हिसाब से ही हमें जो है, जो सब्जेक्ट्स हैं या जो भाई रिक्रिएशनल चीज़ें हैं उनका क्या करना है, ऑर्डर को
सही करना है। तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ फटीग या थकावट का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इस टाइम के बाद में जो बच्चे हैं वो थकावट महसूस करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए भाई, गेम्स के पीरियड करवा देने चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट का करवा देना चाहिए, है ना, कुछ म्यूजिक वगैरह करवा देना चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो बच्चों के लिए। ठीक है, तो भाई प्रिंसिपल ऑफ फटीग को लेकर चलना है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप। ठीक है, मतलब कहने का कि भाई हमें वार्मिंग अप भी करवानी है। ठीक है, जैसे कि हम लेसन प्लान बनाते हैं तो भाई वहां पर जाके हम क्या करते हैं, पहले वार्मिंग अप करते हैं, बच्चों के साथ रैपर्ट बनाते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान में रखना है। जैसे भाई असेंबली होती है, बच्चा सुबह स्कूल में आया, ठीक है, स्कूल में आते ही आप एक बोल दो कि भाई चलो पढ़ो बैठ के, नहीं, उसको थोड़ा सा वार्म अप करो, है ना, वो प्रेयर वगैरह करे, है ना, या मतलब भाई राष्ट्रगान वगैरह हो, तो वो चीज़ें क्या है भाई, वार्मिंग अप आ जाएगी कि भाई, या फिर जब क्लास में भी जाए तो उसका कुछ बीच में गैप हो। ठीक है, बच्चा वहाँ पे जाए, बैठे, है ना, आराम से, ठीक है, वो तैयार रहे किसके लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये एक प्रिंसिपल रहेगा। उसके बाद यदि हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब यहां पे मैं कहूंगा सर्वांगीण विकास। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं भाई, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। ठीक है जी, तो मतलब जब भी हम टाइम टेबल बनाएं तो हमें ध्यान में रखना है कि बच्चे का विकास सर्वांगीण हो, केवल संज्ञानात्मक ना हो, उसके साथ साथ भावात्मक भी हो। याद आ रहे हैं ना ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम, ठीक है, तो भाई उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं कि सर्वांगीण विकास हो, भावात्मक भी हो, साइकोमोटर भी हो और कोग्निटिव तो हो ही हो। ठीक है, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसके बाद डिपार्टमेंटल नॉर्म्स। देखिए जो डिपार्टमेंट है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या मैं कहूँगा जो शिक्षा मंत्रालय है, उनके भी भाई कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो हमें उनको भी ध्यान में रख के चलना है। ये नहीं कि भाई हमारे पास मतलब फ्रीडम है तो हम उसका एक नाजायज फ़ायदा उठाएं, नहीं। जो उनको दिया गया है, जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड जो करिकुलम दिया गया है, ठीक है जी, जो एनसीएफ ने भी हमें दिया है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो भी तो हमें मानना है ना। ये थोड़ी कि हम अपनी मनमर्जी से सब कुछ कराते रहें। ठीक है, तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिपार्टमेंटल नॉर्म्स को हमें लेके चलना है। आफ्टर दैट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा समझेंगे, इसके ऊपर प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्शन होता है, जो प्राथमिक विद्यालय होता है, उसमें हमें जो अधिक जोर देना है, जो अधिक एम्फेसिस देना है, वो किसके ऊपर देना है, 3R। 3R कौन से होते हैं भैया, एक बार याद दिला दो मुझे। ठीक है जी, 3R का मतलब क्या होता है, रीडिंग। ठीक है जी, प्राथमिक का मतलब क्या है कि बच्चा भी सीख रहा है। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है जी, यहां पर क्योंकि फंडामेंटल है, हमें बच्चे की नींव बनानी है, उसी के आधार पर वो आगे सीखेगा। तो 3R में क्या आता है, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। ठीक है जी, तो हमें इन चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, क्लियर यहां तक। ठीक है, अगर हो ऐसा 3R के ऊपर जोर देना है, प्लस में किसके ऊपर हम जोर देंगे, कला के ऊपर, कला और शिल्प के लिए अधिक समय देना है। ठीक है, आपको पता है कि भाई जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कलाकारी करना, है ना, पेंटिंग वेंटिंग करना, ड्राइंग वगैरह करना, तो हमें ज़्यादा टाइम उसको देना है ताकि उनके जो फाइन मोटर स्किल्स है वो भी डेवलप हो सके। ठीक है, शिल्प के लिए टाइम देना चाहिए। आपने देखा ना छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं खिलौनों के साथ, ठीक है, उसके लिए टाइम देना चाहिए। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए टाइम देना चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पर यदि हम जाते हैं, सेकेंडरी लेवल पे हमें क्या करना चाहिए कि भाई रिलेटिवली डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट्स है ना, जो रिलेटिवली डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जिनको डिफिकल्ट माना जाता है, फॉर एग्जांपल मैथ्स और इंग्लिश है, इनको कंपैरेटिवली सेकेंडरी लेवल पर क्या माना जाता है कि भाई ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो भाई इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट्स को क्या देनी चाहिए, प्रीफरेंस देनी चाहिए। प्रीफरेंस किस में देनी चाहिए भाई, टाइम के हिसाब से। मतलब जैसे ही सुबह सुबह बच्चे आते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इनकी जो क्लासेज है वो लगानी चाहिए, क्योंकि भाई फ्रेश माइंड है बच्चे का, वो ज़्यादा सीख पाएगा। ठीक है, सेकेंडरी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भाई, प्राइमरी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको डराना नहीं है प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्योंकि वो सीख रहा है, मतलब थोड़ा सा जो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स बना रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा, मैथ्स, इंग्लिश जैसे जो टफ सब्जेक्ट्स माने जाते हैं ना, उनको लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर याद रखेंगे, साइंस को बहुत अधिक टफ सब्जेक्ट नहीं माना जाता है,
उसके पीरियड यदि आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली बाद में आते हैं हमेशा ही। और जैसा कि केवीएस में पूछा भी गया था, अभी जो एलडीसी एचएम का जो एग्जाम हुआ था कि भाई मैथ्स का पीरियड कौन सा होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए भाई, सेकंड पीरियड होना चाहिए। 8th क्लास की बात कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन बना भी 8th क्लास में मैथ्स का पीरियड कौन सा होना चाहिए भाई, सेकंड पीरियड होना चाहिए, ऐसा कुछ प्रश्न बना था। ठीक है, तो मतलब कहने का कि इनको हमें प्रीफरेंस देनी है टाइम के हिसाब से। उसके बाद यदि मैं बात करूं भाई सीनियर सेकेंडरी लेवल, मतलब थोड़ा सा और बड़ा हो गया बच्चा, 11th 12th में जब बच्चा चल गया है, तो अब आपको पता है कि भाई जब चला जाता है सीनियर सेकेंडरी में, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है भाई, डाइवर्जन हो जाता है सब्जेक्ट्स का, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा स्ट्रीम्स बन जाते हैं भाई, साइंस अलग चली गई, कॉमर्स अलग चली गई, आर्ट्स अलग चलेगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान किसके ऊपर देना है, कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, कि जब हम टाइम टेबल बनाएं तो हमें कम्बिनेशन का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भाई, ये जो सब्जेक्ट है ये इससे रिलेटेड है तो कंबाइन करके सीखेगा, एंड अकॉर्डिंगली जो उनके प्रैक्टिकल्स हैं वो भी उसके साथ ही रहने चाहिए। कि भाई हो सकता है सुबह हमने केमिस्ट्री की क्लास लगाई है, उसी चीज से रिलेटेड आफ्टर लंच या आफ्टर रिसेस हमने क्या कर दिया, उसका प्रैक्टिकल करवा दिया, तो बच्चे की जो नॉलेज है वो रिटेन रह जाएगी कंपैरेटिवली ज़्यादा जब वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेगा उससे। ठीक है जी, चलिए भाई अब बात करते हैं कंटेंट ऑफ टाइम टेबल की, या समय सारणी की क्या क्या सामग्रियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ स्कूल। ठीक है जी, तो मतलब जो हमारा टाइम टेबल होता है उसमें साफ साफ लिखा होता है या होना चाहिए कि भाई जो आपका जो स्कूल है वो किस समय पर प्रारंभ होगा और किस समय पर उसका समापन किया जाएगा। ठीक है जी, इसमें होना चाहिए, टाइम तो दिया जाता है ना कि भाई मतलब मॉर्निंग में 8 बजे असेंबली होगी, शाम को जो है भाई जो भी है 2 बजे तक जो है स्कूल, मतलब 2 बजे तक जो है स्कूल चलेगा। ठीक है, तो भाई उसके अंदर क्या होना चाहिए, कंटेंट में पहली चीज क्या आएगी, टाइम ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ स्कूल। यहां तक बात ठीक है। उसके बाद हम बात करें टाइम ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ ईच पीरियड, स्कूल का भी होना चाहिए और हर पीरियड का भी होना चाहिए कि भाई 10 से 10:45 तक का ये पीरियड होगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, जब हम हर पीरियड के हिसाब से उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग की बात करेंगे वो चीज भी होनी चाहिए भाई, क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, वो बातें कर रहे हैं ना अभी। उसके बाद सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफर्ड इन ए स्पेसिफिक पीरियड, अब जो आपने पीरियड दिए गए हैं, ठीक है, उसमें भाई क्या तो सब्जेक्ट्स होगा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट होगा और उसमें क्या एक्टिविटीज करवाई जाएंगी वो भी उसमें लिखा होना चाहिए, है ना। ये थोड़ी कि भाई आपने लिख दिया 10 से 10:45, ये लिखा ही नहीं कि सब्जेक्ट कौन सा है या कौन सी इसमें एक्टिविटी करवाई जाएगी, वो उसके अंदर साफ साफ मेंशन होना चाहिए। आफ्टर दैट नेम ऑफ द टीचर इंगेज, जो टीचर का जो नाम है कि भाई इंग्लिश है तो इंग्लिश ये वाले सर पढ़ाएंगे, हिंदी है तो हिंदी ये वाली मैम पढ़ाएंगी। ठीक है, तो वो भी नेम ऑफ द टीचर भी होना चाहिए उसमें। उसके बाद क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द टीचर इंचार्ज। ठीक है, अब भाई जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर एक इंचार्ज होता है। ठीक है, तो भाई जो टीचर इंचार्ज है वो भी होना चाहिए उसके अंदर मेंशन्ड। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आज हमने सीखा किसके बारे में, टाइम टेबल के बारे में। बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही क्यूट सा टॉपिक था। तो होपफुली आपको काफ़ी कुछ बातें समझ में आई होंगी, और यदि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको ज़रूर कर पाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में राइस स्मार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।